बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान अब तक ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के गम से नहीं निकल सका। अब भी हिंदुस्तान के मीडिया में क्रिकेट के हवाले से कुछ ऐसी आहो बका है जैसा कि वो कहते रहे कि हिंदुस्तान ने लाहौर पोर्ट पर कब्जा कर लिया, कराची पोर्ट को तबाह कर दिया और बाद में पता लगा कि ना लाहौर में पोर्ट मौजूद था, ना कराची में कोई ऐसी कार्रवाई की गई। बहरहाल फेक न्यूज़ थी, झूठ के ऊपर मबनी थी। अब एक मरतबा फिर हम देखते हैं कि एक ऐसे मुआहदे की सूरत में कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त सामने आया था, हिंदुस्तान को अपने मैचेस दुबई में खेलना पड़ रहे हैं, अपनी सीरीज़ दुबई में करवाना पड़ रही है, लेकिन आहो बका ऐसी है कि शायद कोई नया काम हो गया है। बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी अब तक गम की सूरत में इंडिया के मीडिया के ऊपर मौजूद है और बहुत सारे मामला तब से तज़ीब हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, माहिर अमूर खेल हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, साथ साथ में ज्वाइन किया है माजिद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। जब हम शायद जो है वो स्कूल में थे तो भट्टी साहब उस वक्त भी क्रिकेट के हवाले से लोगों को बता रहे थे, और अब हम सेट पे मौजूद हैं तब भी भट्टी साहब जो है वो क्रिकेट के हवाले से ख़ास तौर पर, बाकी खेलों के हवाले से भी तबसरा तजिया करते हुए पाए जाते हैं। भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि भट्टी साहब के पास मैं बाद में जाऊँ, पहले मैं आपकी तरफ आ जाऊँ। ये जो रवैया है, एक अभी मैं क्लिप कुछ देर पहले देख रहा था, मुझे प्रोड्यूसर ने भेजा कि ये क्लिप ज़रूर देख लें प्रोग्राम से पहले। एक हिंदुस्तानी सहाफ़ी का था, वो रो ऐसे रहे थे कि जैसे कोई ऑपरेशन बनियानुल महसूस उनके साथ हो गया। हालांकि ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल में कुछ हसूली चीज़ें थीं जिसके ऊपर इत्तफाक था, वही अब अमल पजीर हो रही हैं, कोई इसमें अनोखी चीज़ तो नहीं हुई। तो क्या आप भी उसी तरीके से जो है वो यहाँ पे खुशी के शादियाँ बजाएंगे जिस तरीके से वहाँ मातम हो रहा है, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमने देखा कि कभी लाहौर पोर्ट पे जो है वो कब्ज़ा हो रहा था और कभी जो है वो कराची के अंदर जो है पोर्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी। हालांकि भट्टी साहब, मैंने आपके शहर के जिन सहाफ़ियों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा हमें तो पता भी नहीं, हम तो पठान के होटल पे चाय पी रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या वजह क्या है इसकी? ये सिर्फ एक मखसूस मीडिया पैनिक है या इंडिया में परेशानी भी कोई है? देखें, एक तो इंडिया की जियोपॉलिटिकली ह्यूमिलिएशन बहुत हुई है। वो अपने आप को रीजनल सुपर पावर समझ बैठे थे कि क्रिकेटिंग सुपर पावर जरूर होंगे, पर वो रीजनल सुपर पावर समझ बैठे, नॉट रियलाइजिंग के आगे भी उनकी टक्कर जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट से थी। अच्छा, एक तो आपने देखा होगा कि वो ना ओवर एंथुजियास्टिकली नेशनलिज्म शो करते हैं, वो अंदर से हो या ना हो। तीसरा, इंडियन मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जी। आज से 10-15 साल पहले इनके पास टॉप क्लास सहाफ़ी होते थे जो बहुत न्यूट्रल बातें किया करते थे। अब तो ये बिल्कुल बॉलीवुड का स्क्रिप्ट जो है वो आके बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशात को बयान करते हैं, हकीकत बयान नहीं करते। चौथी, आपने ये जो चीज़ कही, उनको जो बहुत मलबा गिरा उनके ऊपर, बिकॉज वो डीप एनालिसिस नहीं करते कि इंग्लैंड में एक वो जो हो रहा है एजबेस्टन में लेजेंड सीरीज का, वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंसिल हो गया, जहाँ स्मॉल मनी इन्वॉल्व था। जहाँ पे बिगर मनी आया वहाँ पे इंडिया को भी बैक ट्रैक करना पड़ा, बीसीसीआई को भी। इनका प्लान जरूर था टू सैबोटेज दिस एशिया कप, और जिसमें अफगानिस्तान और जिसमें श्रीलंका, ओमान को साथ लेके ये चलना चाह रहे थे, और अगर 3 मेजर बोर्ड्स वोट कर देते तो शायद ये ना होता। पर एट द सेम टाइम आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, और भट्टी साहब तो खैर मेरे भी सीजन सीनियर हैं और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है जेन्युइनली, वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि क्रिकेट की 3 किस्म की इकोनॉमी होती है। एक तो क्रिकेट एक इंडस्ट्री बन चुकी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिकेटिंग, जो क्रिकेट का खेल है, इट इज अबाउट द इंटेल्ड पैराफर्नालिया, जिसमें आपकी ये सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो ब्रॉडकास्टर है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर दुनिया में क्रिकेट का वो अंबानी ग्रुप है, और अंबानी जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट को रन करते हैं। और अंबानी ग्रुप में स्टार भी आता है, वाईकॉम 18 भी आता है, उनका जियो भी आता है। सो वो सारा एक ग्रुप है, तो उसके स्टेक्स आ गए। दूसरा, 1.3 बिलियन लोग इंडिया में हैं, 250 मिलियन पाकिस्तान में हैं। तो ये 2 कंट्रीज, अगर आप क्रिकेटिंग मवाजना करना चाहें तो शायद हकीकत ये है कि पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो एक एसोसिएट मेंबर की रह गई है, लेकिन इंडिया से आपका कोई मुकाबला नहीं है, आप हार ही जाते हैं उनसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वो वैल्यू क्यों है? वो इसलिए है कि आजकल आपको पता है कि प्राइवेट लीग्स हैं, और जो लीग्स के ओनर हैं के बैकड्रॉप पे क्या क्या है दुनिया में, और ये लीग ओवरराइड कर रही हैं आपके एफटीपी को, जो कि इंटरनेशनल था, या आईसीसी को इंडिया डोमिनेट करता है। ठीक हो गया। अब इसमें सरोगेट इंडस्ट्री भी आती है, जिसमें ग्रे इकॉनमी जिसको कहते हैं, फिर इसमें ब्लैक इकॉनमी भी आती है। और मोबिलाइजेशन कहाँ से होती है? इंडिया से होती है मैक्सिमम, देन कराची एंड श्रीलंका। सो एट द एंड ऑफ द डे ये सारे स्टेक्स मिला लें तो कौन नहीं चाहेगा कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। ना सिर्फ ये हुआ है, बल्कि उन्होंने एडेड टीम्स ब्रॉडकास्टर ने दिलवा दी हैं इस एशिया कप में। और
जिसकी वजह से इसकी कमर्शियल आउटले बढ़ गई, जिसकी वजह से चांस हो गया है कि 3 मैचेस हो जाए इंडिया पाकिस्तान के, 2 तो होंगे ही होंगे। अगर 3 हो गए तो आप खुद सोच लें स्टेक्स कहां से कहां जाएंगे। सो इट्स मोर अबाउट कमर्शियल पार्ट। तो ये जो आप जिन सहाफ़ी की तरफ आप वो तशबीह देना चाह रहे हैं, जो आप डायरेक्शन दे रहे हैं इंडिया की सहाफ़ी की, वो शायद अब रेलेवेंट रहना चाहते हैं, तो वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं जस्ट टू हैव ए कैची हेडलाइंस। तो डॉक्टर साहब हम ये समझे हैं, जो आपकी गुफ्तगू है सारी, आपने बड़े अच्छे तरीके से पूरी पैसे के हवाले से मामला बताया, यानी कि क्रिकेट भी हार गई है यहाँ पर, जो है वो एशिया कप भी हार गया और पैसा जो है यहाँ पर जीत गया। यानी कि इस फैसले की बुनियादी वजह कोई असूल नहीं है, कोई मुआहदा नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान की चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त जो तय पाया था। इसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो आप कहते हैं कि इंडिया को नज़र आने वाला लालच है जो जीता है। नहीं, इंडिया को लालच नहीं है, ये वर्ल्ड क्रिकेट का लालच बन चुका है। क्रिकेट 1990 में हार गई थी, जिस वक्त मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग शुरू हो गई थी, जो इंटेग्रिटी थी गेम की चली गई थी। 1997 में जब ब्रॉडकास्टर्स आए और इसके कमर्शियल राइट्स की बात होना शुरू हुई, तो जो क्रिकेट का खेल था वो पीछे रह गया और ये बाकी इंडस्ट्री जो है वो इसको ओवरराइड करना शुरू हो गई। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है फवाद। आई पर्सनली फील कि दुनिया की ग्लोबलाइजेशन जो है, ये तो वही कहते हैं ना, हिटमैन, फाइनेंशियल हिटमैन्स की दुनिया है अब। तो ये जो मॉरल्स एथिक्स की आप बात करें, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑब्वियसली वो लीगल बाइंडिंग देते हैं। और मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी, क्रिकेट हमारी शायद वो क्रिकेट की जो ऑपरेशंस हैं, जो क्रिकेट है उसको तो शायद वो फोकस नहीं कर पाए। रीइंफोर्स फेलियर्स ही होते हैं हमें नज़र आते हैं और टीम नीचे से नीचे जा रही है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल फ्रंट पे देखें, जो उनकी अपनी नीश है, उसमें शायद आईसीसी में भी बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, जिस वक्त वो उन्होंने इंडिया को कहा था टिट फॉर टैट, अगर हम लोग न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे तो आप भी खेलेंगे, और तो वो मुझे लगता है। लेकिन आपको जहन में एक और दूर की सोचनी चाहिए बिफोर यू गेट टू माजिद भाई, कि विमेन वर्ल्ड कप है अभी 25 में ही वो इंडिया में है, और उसके बाद 26 में मेजर पोर्शन इंडिया में है मेल वर्ल्ड कप का T20 और श्रीलंका में है। तो लेट्स सी कि ये कहीं मैनिपुलेटिव चाल ना हो बीसीसीआई की, क्योंकि इट इज बीइंग रन बाय प्रोफेशनल्स कॉन्ट्री टू व्हाट वी सी एट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, ज़रा आप कुछ तारीखी हवालों के साथ अगर आप ये बयान फरमा दें कि इस दफ़ा इंडिया का रिएक्शन ओवर रिएक्शन है, ये माजी में भी आप 80s में 90s में जंगें तो इंडिया के साथ हमने कई की है ना, कारगिल की वॉर भी आपने देखी 99 के अंदर हुई, उस वक्त भी आप यही काम कर रहे थे जो आज आप कर रहे हैं, यानी कि इसी सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता थे। तो क्या हिंदुस्तान हमेशा किसी जंग के बाद, किसी तनाज़े के बाद ऐसे ही रिएक्ट करता है, उनका मीडिया ऐसे ही रिएक्ट करता है, या इस दफ़ा ओवर रिएक्शन वो दिखा रहे हैं, शायद जो है वो पिटाई ज़्यादा लग गई है? देखें, डॉक्टर साहब ने, फवाद भाई जो बात की ना, वो मेरे ख्याल में एक बिल्कुल कहते हैं ना कि उन्होंने एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया, और यही वो रियलिटीज थी जो हमें क्रिकेटिंग वर्ल्ड में नजर आ रही थी, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा उसका तज्जिया किया। लेकिन आपका जो सवाल था, आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया में आप देखें कि लोग अपना मंजर बेचने के लिए नई नई कहानियां घड़ रहे होते हैं। ये वो सहाफी थे, उनमें से एक सहाफी जो बहुत ज्यादा वावेला कल रात कर रहे थे। मैं आपको 2004 का एक किस्सा सुना दूं कि 2004 में जब वो लाहौर आए, अभी वो पिछले दिनों चैंपियंस ट्रॉफी में भी लाहौर में आए हुए थे, और लाहौर के मुख्तलिफ चौराहों पर खड़े हुए पाकिस्तान की तारीफें कर रहे थे और पाकिस्तान की मेजबानी को जमीन आसमान एक कर रहे थे। उन्होंने शुरू भी यहीं से किया है कि मैंने बिरयानी खा ली तो क्या हो गया, आप लोग मेरे गले क्यों पड़ रहे हैं? जी, तो उनके बॉसेस आए हुए थे 2004 में लाहौर। उनकी इज्जत का सवाल था, उनके पास टिकट नहीं थी कि वो अपने बॉसेस को पाकिस्तान इंडिया का वनडे इंटरनेशनल दिखा सकें। तो चूंकि हमारे दोस्त भी हैं, मेजबान की हैसियत से उन्होंने जब मुझसे तज़किरा किया, तो मैंने उनके लिए मरहूम अब्बास जैदी साहब, फराज जैदी साहब के भाई थे, उनसे दरखास्त की और उन्होंने टिकट अरेंज करवा के दिए। तो हमने उनके बॉसेस को भी मैच दिखाया। लेकिन आज अफसोस होता है कि जब सफे मातम बिछ गई इंडिया में। लेकिन एक अच्छी चीज है जो थोड़ी देर पहले मैं एक इंडियन वेबसाइट पर देख रहा था, अब रात से ये वावेला मचा हुआ था कि चले एशिया कप तो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है वो जब भारत के खिलाफ आएगी तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। जहां इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे
और स्टार जियो इसका ब्रॉडकास्टर हो, तो उसके बाद हो नहीं सकता कि इंडिया पुल आउट कर जाए पाकिस्तान के खिलाफ 2 या 3 मैचेस। और यही वेबसाइट ने खबर दी कि इसका कोई चांस नहीं है। ये सारे पॉइंट्स जो थे ये एसीसी की मीटिंग में तय हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ लोग अपने यूट्यूब्स का मंजन बेचने के लिए भी कहानियां गढ़ रहे हैं, लेकिन हमने जो जंग जिस अंदाज में जीती, मेरे ख्याल में उसमें जहां पाकिस्तानी फौज को क्रेडिट जाता है, डॉक्टर साहब का तो खानदान माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी से वाबस्ता थे। इनके जो मरहूम फादर थे जनरल नियाज साहब, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के लिए अपना खून पसीना दिया, तो इनसे बेहतर ये चीजें कोई नहीं जानता। लेकिन हमने जिस तरह उनको शिकस्त दी जंग में, मेरे ख्याल में वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि खेल को खेल की तरह रहने दें। पाकिस्तान ने तो बड़े दिल का मुजाहरा किया था जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, इन्हीं सहाफियों को पाकिस्तानी वीजे दिए थे, हालांकि इंडियन टीम में पाकिस्तान नहीं आना था। लेकिन आज जब हम इनको देख रहे होते हैं टेलीविजन पर या सोशल मीडिया पर, इनके क्लिप्स वायरल हो रहे होते हैं, तो अफसोस होता है कि क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रहने दें तो मुनासिब है। ये मेरे ख्याल में अब क्रिकेट को कहीं और लेके जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया भट्टी साहब शायद पिटाई ज्यादा लग गई है ना, इसको आप थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। पिटाई ज्यादा लग गई है और ये सारी बातें भी वैसे ही हैं कि जैसे लाहौर पोर्ट के ऊपर जो है वो इंडिया के कब्जे की थी, तो ये उससे मिलती जुलती बातें ही हैं सारी की सारी। हालांकि आपका भी यही कहना है, डॉक्टर साहब का भी यही कहना है कि ये तो उनके अपने मफादात की जंग है कि क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है उससे पैसा उनके पास आना है। फवाद, आपको एक और चीज बताता हूँ कि जब आईसीसी की मीटिंग हुई थी और जिस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और फ्यूचर आईसीसी इवेंट्स 2027 तक जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल पे खेले जाएंगे, ना पाकिस्तान इंडिया जाके खेलेगा, ना इंडिया पाकिस्तान आके खेलेगा और न्यूट्रल वेन्यू पे। तो एक और चीज़ आईसीसी ने कहा था, ब्रॉडकास्टर्स ने जब शिकायत की थी कि दे आर लूजिंग लोड्स ऑफ मनी और आजकल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया, और फिर जब आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, आप तीसरे वेन्यू को, न्यूट्रल वेन्यू को इन्वॉल्व करते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती हैं। तो ये भी डिसाइड हुआ था कि एशिया कप तो होगा ही होगा, उसके बाद एक ट्राई नेशन करवाया जाएगा जिसमें इंडिया पाकिस्तान मेजर रेवेन्यू जनरेटर होंगे और रेवेन्यू लेंगे, और एक तीसरी टीम डाली जाएगी, चाहे वो श्रीलंका हो या अफगानिस्तान हो, और एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी होने जाना है। आप में से लिखवा लीजिए कि अगर ये 3 मैचेस तो एशिया कप में हो गए फिर तो ठीक है इंडिया पाकिस्तान के, अगर 2 मैचेस हुए तो आप बहुत जल्द ऐलान सुनेंगे कि एक न्यूट्रल वेन्यू पे एक ट्राई नेशन का नुकसान पूरा करने के लिए। मैं फवाद भाई, एक डॉक्टर साहब ने जो शुरू में बात कर रहे थे ना, एक इन्होंने बड़ा सेंसिटिव नुक्ता छेड़ा, उसको मेरा ख्याल आप टिक नहीं कर सके कि मोहसिन नकवी साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला यहाँ पर एसीसी मीटिंग में। उन्होंने इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में जो अपनी इंतजामी सलाहियतें थी उनको भी मनवाया, लेकिन हम मोहसिन नकवी साहब को पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर पर भी इतना ही कमांडिंग पोजीशन पर देखना चाहते हैं जिस तरह वो हमें ढाका में एसीसी मीटिंग में नजर आए और जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी फ्रंट पर वो दिखाई। मैंने ना डॉक्टर साहब का एक नुक्ता पिक कर लिया है। भट्टी साहब, मैं एक ब्रेक लेके आता हूं, तो मैंने यही कहना था कि मैंने काबिल एतराज डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से एक जो है वो नुक्ता अखज़ किया है, जिस पे क्या एतराज है मुझे वो ब्रेक के बाद ज़रा डॉक्टर साहब से पूछूं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैंने डॉक्टर नुमान नियाज साहब की काबिल एतराज़ जो गुफ्तगू का जो एतराज़ वाला नुक्ता था, डॉक्टर साहब ये वो वाला काबिल एतराज़ नहीं है जिसको हम आमतौर पे काबिल एतराज़ समझते हैं। एतराज़ मुझे सिर्फ ये है, आपने क्लब क्रिकेट कह दिया पाकिस्तान की टीम को, क्या डॉक्टर साहब ये किससे तशरीह किया? तो माजिद भाई इधर ही बैठे हैं, और मैं तो जिस वक्त जर्नलिज्म में आया तो माजिद भाई वगैरह माशाल्लाह सेटल्ड लॉट था, जो कि आइकॉन्स थे और जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और हम लोग सोशल मीडिया पे 4 लाइनें लिख के जर्नलिस्ट नहीं बने, हम धक्के खाते थे जाके फर्स्ट क्लास मैचेस में, और माजिद भाई वगैरह में कॉपी राइटिंग सिखाते थे। ये वाकई ये लोग मेरे उस्ताद हैं और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ये हो गए अपना वहीद खान हो गए, शाहिद हाशमी हो गए, तो ये लोग वो थे जिन्होंने हमें पकड़ पकड़ के सिखाया, इनकरेज किया। ये इनसिक्योर लोग नहीं थे। तो अब आप इनसे भी पूछ लीजिएगा, इतनी हमने जिल्लत हजीमत, पाकिस्तान टीम इतनी बेबस, इतना लैक ऑफ स्किल, इतना लैक ऑफ एटीट्यूड, इतनी इररेलेवेंस, इतनी सियासत और इतनी ओपन नंगापन, जहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि सुफियान मुकीम या इब्रार को हम इसलिए नहीं खिला रहे, नवाज़ को हमने इसलिए T20 में शामिल किया है क्योंकि हमने जगह पक्की करनी है जब शादाब खान ने वापस आना।
तो ये आपको नजर आता है सर्कमस्टांशियली, और आपको ये भी नजर आएगा कि चंद महीनों के बाद अगर माइक हैसन रह गए तो पाकिस्तान की टीम का नाम आप पाकिस्तान यूनाइटेड रख दीजिएगा, जिस किस्म की सिलेक्शंस हो रही हैं और जिस किस्म के आप। अच्छा, फिर आपने जो टेम्पलेट चेंज करना था वो जरूर करें, मॉडर्न क्रिकेट खेलनी थी, अब जरूर खेलें। बाबर आजम और रिजवान इररिलेवेंट हो गए T20 से, हम भी मान लेते हैं, मैं सबसे बड़ा सपोर्टर था, लेकिन चलें। लेकिन क्या ये टेम्पलेट आपने इसलिए चेंज किया कि आपने मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, या इसलिए चेंज किया कि आपने इन लड़कों को बाहर करना था जो सरोगेट एडवर्टाइजिंग के अगेंस्ट थे और आपके स्टेक होल्डर्स के खिलाफ, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जो है वो ये चले गए थे? एक तो ये चीज़ बड़ी क्लियर कर लें। दूसरा, जब आप मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जाते हैं तो पहले तो आप मॉडर्न क्रिकेट को समझें कि स्लॉगिंग और पावर हिटिंग में फ़र्क है। जो आपने बांग्लादेश की स्लो शेर बांग्ला की पिच पे बैटिंग देखी, वो स्लॉगिंग थी, वो स्लॉगिंग नहीं होती, आपको पावर हिटिंग। अच्छा, अब जो पावर हिटिंग, डॉक्टर साहब मैं एक उसने चूंकि सेंचुरियां बना दी हैं, लिया का एक क्रिकेटर है, पता नहीं उसका नाम, हसन नवाज। डॉक्टर साहब, मैंने तो उसकी सेंचुरी देखी तो यकीन करें मैं बड़ा परेशान हुआ कि क्रिकेट अगर ये है तो फिर हम क्या देखते रहे इतने अरसे। आप जो हसन नवाज की बात कर रहे हैं, आज उसको हैमिल्टन में, वो हमारे मोहल्ले में एक धोबी था, वो धोबी पटखा लगाया करता था, लेग पे सारे शॉट खेला करता था, और हालांकि हम क्योंकि मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, साइड में रोड था तो लेग साइड खुली हुई थी, तो वो पता नहीं कहाँ की बॉलों को लेग पे खेलता था, लेकिन उसकी क्रिकेट को पसंद उस वक्त भी कोई नहीं करता था, हालांकि टेप बॉल की बात मैं कर रहा हूँ। मैं जो आपको बात वही करना चाह रहा हूँ कि जो मॉडर्न क्रिकेट है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिफिक टूल्स। वो टीयर सिस्टम से आप प्लेयर प्रोड्यूस करेंगे, वो अब्दुल रजाक कैंप लगा के प्रोड्यूस नहीं करेंगे। वो अंडर 13, अंडर 17, अंडर 19 ये लॉन्ग टर्म प्लान होगा, फिर आपकी ट्रांजिशन होएगी, आपको लड़के मिलेंगे। जैसे आप इंडिया में आप देख रहे हैं, इंडिया बोस्ट करता है वन ऑफ द फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। उनकी आप बेंच स्ट्रेंथ देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, आपने न्यूजीलैंड को देखना, इवन इंग्लैंड की टीम जीते या हारे लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स इन प्लेस हैं। तो आप जो है, आप फिएट एक गाड़ी हैं, आप हमें ख्वाब दिखाते हैं कि फरारी को आप हरा लेंगे, तो अब नहीं हराएंगे। और ये जिसना ये जॉन्टी रोड्स नहीं है, जो लड़का न्यूजीलैंड का ग्लेन फिलिप्स एक साइंटिफिक फिनोमेना है। उसका उन्होंने बायोमैकेनिकल एनालिसिस करके सुपर स्पेशलिस्ट फील्डिंग में खड़ा करके, क्योंकि वो विकेट कीपर है, उसके एंगल्स को डिटरमिन करके उसकी कोर मसल्स और उसकी बैक इतनी स्ट्रांग कर दी कि जब वो हवा में डाइव करता है तो उसका डायनामिक बैलेंस परफेक्ट होता है, तो वो स्टनिंग कैचेस पकड़ता है। डॉक्टर साहब, बड़ी आपने खूबसूरत बात की है, मुझे लगता है कि इसमें आपकी डॉक्टरी ज्यादा बोल रही है। मतलब तो क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट अब साइंस है। और अच्छा, आपके यहाँ ये नहीं हो सकता, ये माजिद भाई भी बताएंगे आपको, वो इसलिए नहीं हो सकता, आपका जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है उसकी होटल मैनेजमेंट की डिग्री है, जो आपका वकील है वो आपका मोस्ट प्राइज ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग चला रहा है, ब्यूरोक्रेट्स जो है एक वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं, एक आपका बोर्ड चला रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे अब ये सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है। जब तक कट फॉर रोल लोग आप लेके नहीं आएंगे, अब इंडिया का एक क्रिकेटर था सबा करीम, वो क्रिकेटर था जिसकी आंख पे मेरे ख्याल है बॉल लगी थी। हाँ जी, और उसकी साथ बड़ी ज्यादती हुई थी क्योंकि न्यान मुंगिया उस वक्त नंबर 1 थे। ये 50 की एवरेज के साथ भी बहुत कम खेला इंटरनेशनल क्रिकेट। उसने सॉइल एनालिसिस में मास्टर्स किया, उसने पहले अपनी एकेडमिकली पूरा अपने आप को ग्रूम किया, फिर वो अपने उसने जो है सैंपल साइजेस में काम किया। आजकल वो इंडिया की क्यूरेशन को देखता है, जिसमें वो सॉइल एनालिसिस को देखता है, रेड सॉइल को देखता है, मॉइस्चर को देखता है, ब्लैक सॉइल को। और आप किधर बैठे हैं यार? तो आप बातें करने से मुंह के मुजाहिद हैं। आपकी पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो चुकी है, इररिलेवेंट हो चुकी है। बट जब डॉक्टर साहब ने बात की है कि क्रिकेट को जदीद खतूत पर इस्तवार होना पड़ेगा, उन्होंने बड़ी मिसालें दी हैं और बिल्कुल वैलिड मिसाल है कि किस तरीके से पूरी डिग्री जो है वो लोग करके ये तय कर रहे हैं कि क्रिकेट के अंदर जो है वो किस पोस्चर के साथ किस खिलाड़ी को क्या करना चाहिए। बड़ी तफसीली उन्होंने गुफ्तगू की है। बट साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, कि यहाँ पर हम लठबाज किस्म के क्रिकेटर देख रहे हैं, तो क्या ये टेक्नोलॉजी की कमी है? क्या कहाँ पे हम लेक कर रहे हैं कि हम क्रिकेट से बिल्कुल ही आउट होते जा रहे हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी तो फवाद भाई एक अलग सिलसिला है, उसमें भी हम लैग कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो क्रिकेट का एक बैकग्राउंड था या लेगेसी थी पाकिस्तान क्रिकेट की, वो भी आज हमें नजर नहीं आ रही ना। आप देखें सिलेक्शन में किस तरह से हम ब्लेंडर्स कर रहे हैं कि साहबजादा फरहान, जिन्होंने पिछले मैच में लाहौर में जो पाकिस्तान बांग्लादेश का T20 इंटरनेशनल हुआ, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच हुए। उसके बाद उनको बांग्लादेश में आपने पहले 2 मैच ड्रॉप कर दिया, फिर तीसरे मैच में खिलाया, वो फिर मैन ऑफ द मैच हुआ। सलमान मिर्जा यंग प्लेयर है,
उसने होम सीरीज में भी परफॉर्म किया, बांग्लादेश में भी परफॉर्म किया, और अचानक हमने उसको वापसी का टिकट थमा के टीम आगे बढ़ गई। तो मेरे ख्याल में जब तक हम जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट ये नहीं है कि आप सिलेक्शन में ब्लेंडर करें और मेरिट पर सिलेक्शन ना करें। और इस टीम में 2-3 खिलाड़ी मेरे ख्याल में अभी जो बांग्लादेश में खेली थी ऐसे थे जो शायद पाकिस्तान टीम के लिए डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन जाहिर है जो पाकिस्तान क्रिकेट हेडक्वार्टर में दिमाग बैठे में वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। जो दुनिया का नाकाम तरीन या चला हुआ कारतूस होता है उसको हम पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना देते हैं। आप देखें बांग्लादेश को, वो फिल सिमंस को लेकर आए। आप वेस्ट इंडीज को देखें, वेस्ट इंडीज ने क्या जबरदस्त हेड कोच बनाया है। तो मतलब मेरे ख्याल में हम गवर्नेंस में बहुत पीछे हैं। मोहसिन नकवी साहब जिन लोगों को अपने थिंक टैंक में रखे हुए हैं, मेरे ख्याल में अब तो 1.5 साल का अरसा हो गया है। अब उनको नजरसानी करना पड़ेगी, उनको अपनी बस से उतारना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज्यादा बारिशें हुई है, सैलाब आ गया है, कि ये बस सैलाब की तरह किसी खाई में गिर जाए। लेकिन भट्टी साहब एक सवाल यहाँ पर मेरे ज़हन में भी आता है, क्योंकि जब आप इनसे ऑफ द रिकॉर्ड मिले तो लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट ही बाकी नहीं रहा, सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है ही कुछ नहीं। मतलब ये बात करने वाले लोग आपने भी किसी वक्त सुने होंगे कि जो शायद स्क्रीन पे नहीं तो ऑफ स्क्रीन इस तरह की बात करें कि यार जो है उसी को खिलाएंगे ना भाई, हमेशा से क्रिकेट ऐसी थी। अभी भी टाइम नहीं गुजरा है कि अगर हम अपनी गलतियों पर काबू पा लें और पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा खड़ी करने की कोशिश करें। लेकिन हमने जो पाकिस्तान क्रिकेट की लेगेसी देखी थी, और अब ये देखें प्लेयर्स में टैलेंट नहीं है तो इसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। एक जो पहली सीढ़ी होती है किसी भी मुल्क में क्रिकेट के टैलेंट को ऊपर ले जाने के लिए, वो नेशनल अंडर-19 टूर्नामेंट होता है। मोहसिन नकवी साहब का ही दौर था लास्ट ईयर, एक दिन अंडर-19 टूर्नामेंट शुरू हुआ और उसके बाद अंडर-19 टूर्नामेंट खत्म कर दिया गया, फिर पूरे सीजन 19 टूर्नामेंट नहीं हुआ। तो ये भी एक देखो ना बदइंतजामी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंड से। अगर टैलेंट है तो टैलेंट को आप परखें, अगर नहीं है तो फिर एतराफ करें कि जी टैलेंट नहीं है। आप तो क्रिकेट में क्वालिटी की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में टैलेंट में कमी जरूर आई है, लेकिन आज भी पाकिस्तान क्रिकेट इतनी गई गुजरी नहीं है। अगर हम मेरिट पर सिलेक्शन करें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब के नजरियों को सामने रखते हुए जो अच्छे प्लेयर हैं, जो जिस चीज के लिए क्वालिफाई करते हैं वहीं के लिए उनका सिलेक्शन हो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल ऊपर जा सकती है। मैं आपको एक और मिसाल दूं कि पाकिस्तान शाहीन की टीम आजकल टूर कर रही है इंग्लैंड का, उसमें हम सऊद शकील को भी देख रहे हैं, उसमें हम मीर हमजा को भी देख रहे हैं। मैं उनको उनकी सलाहियतों से मुझे इनकार नहीं है, लेकिन शाहीन वो प्लेटफॉर्म है जहां हमें मजीद यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए था। मिसाल के तौर पर वो अली रजा जो फास्ट बॉलर था, जो पीएसएल में हमने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से देखा था, वो कहाँ है। इस तरह के और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आते हैं और अचानक मंजर से गायब हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब का जो क्रिकेटिंग थिंक टैंक है उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। उनको लोग गलत मशवरा दे रहे हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, क्विकली अगर आप कंक्लूड इसको कर सकें कि हमारे यहाँ जो है वो पीएसएल के नतीजे में हम देख रहे हैं कि क्रिकेट और जवाल का शिकार हो रही है। नतीजा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीएसएल के नतीजे में हमारे पास अच्छा टैलेंट आना चाहिए था, लेकिन जवाल ही जवाल है। इसका सबब बोर्ड को समझते हैं या टैलेंट की कमी समझते हैं? नहीं जी, कोई टैलेंट की कमी नहीं है। जब आप अपने आप को इक्विप ही नहीं करेंगे, जब आपके पास गाड़ी में स्टीयरिंग ही नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलाएंगे? तो एट द एंड ऑफ द डे, और ड्राइवर अगर आपके पास जो है वो, अगर आप बस के ड्राइवर को कहेंगे कि बोइंग चलाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाजिद भाई ने बिल्कुल सही बातें की हैं। हम लोग डिसऑनेस्ट हैं, हम सिलेक्शन डिसऑनेस्ट करते हैं, हम कबीला सिस्टम चला रहे हैं, हम प्लेयर से मुतक्का लगाते हैं, हम उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। और मेरे ख्याल में पीएसएल बजाय के पाकिस्तान क्रिकेट को परवान चढ़ाती, ये जो फ्रेंचाइज की पॉलिटिक्स है और ये जो अंडर द टेबल इन लोगों के इंटरेक्टिविटी है क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी के साथ, और जो इनके सेल्फ इंटरेस्ट हैं, उसने मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद तबाही की तरफ गामजन कर दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब मेरे साथ मौजूद थे, माजिद भट्टी साहब मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। इसाक डार साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा दफन हो गया। अच्छी खबर लगती है हमें, लेकिन इसकी हकीकत क्या है खाकान नजीब साहब से पूछेंगे। खाकान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खाकान साहब, इसाक डार साहब के बयान पे मैं आऊँगा, लेकिन पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप बताएँ कि अगर मईशत 10% शरह सूद के साथ सफ़र कर रही हो तो वो सफ़र कैसा होता है? क्या पाकिस्तान में लोगों की ज़िंदगी के ऊपर इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद साहब, बात इस तरह से है कि पाकिस्तान की इकानमी ना बिल्कुल टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकानमीज बिहेव करती हैं जब वो IMF से इंगेज होती हैं। जो पहले 12, 14, 18 माह है ना, उनमें एक मैक्रो स्टेबिलिटी इकानमीज में दिखाई देती है। जितनी भी तहकीक IMF रिलेटेड इंगेजमेंट्स पे पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में मौजूद है, वो यही कहती है। इसका मतलब ये होता है कि शरह सूद बढ़ाकर, एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल रख कर कोई भी जो इकोनॉमी है उसकी डिमांड को भी कम कर दिया जाता है, इंपोर्ट्स को भी कम कर दिया जाता है। कॉन्सिक्वेंशली इकोनॉमीज स्लो हो जाती हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी 2.5-3% पर आ गई है, 2-2.5% के दरमियान भी रही है। और इन्फ्लेशन, अफराते ज़र, कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आ जाती है। पाकिस्तान में कीमतें 29 और 24% बढ़ी, यानी कि 2023 और 24 में। ये 2025 में 5% के करीब कीमतों के बढ़ने की शरह आ गई। जो बैरूनी खसारा है वो एक तरह से सरप्लस में आ गया, और एक्सचेंज रेट जो है वो जनरली 2025 तक स्टेबल रहा है। अभी कुछ मूवमेंट हुई है ज़रूर। ये है आपकी इकोनॉमी का बिहेवियर। ये एक टिपिकल बिहेवियर है। इसमें रूम क्रिएट हुआ, 22% की शरह सूद थी, उसमें 11% कमी हुई, आज वो 11% पे आ गई है बिकॉज अफराते ज़र कम हुई। तो आपको रूम मिला कि रियल रेट जो यानी कि पॉलिसी रेट माइनस इन्फ्लेशन जो है उसमें खातिर खा यानी कि कम करने की गुंजाइश पैदा हुई, क्योंकि रियल रेट अब भी अगर CPI से लें तो 5-6% पॉजिटिव है। ये पहले बहुत पॉजिटिव हो गया था, तो आपने अपना जो शरह सूद है उसको कम किया। देखिए, इसका फ़ायदा ये है कि आपने जाके गाड़ी खरीदनी थी, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, पहले आप 22 लाख रुपए की किस्त दे रहे थे, अब आप 11 लाख रुपए की किस्त देंगे, आसान लफ्ज़ों में। बट इट्स नॉट दैट सिंपल। मैन्युफैक्चरिंग आप चाहते हैं पिकअप करें, पर उसके पाकिस्तान में और बहुत से अवामिल हैं बियॉन्ड दी इंटरेस्ट रेट। याद रखिए, एक मुल्क जिसकी एनर्जी सेक्टर प्राइसिंग, जिसकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, जिसकी FPR की टैक्सेशन, जिसकी एक जनरल एनवायरनमेंट ऐसी हो जो कि आप सपोर्ट करें इन्वेस्टमेंट को, तो इन्वेस्टमेंट आती है। ज़रूर इंटरेस्ट रेट का कम होना एक जुज़ है, बट ये बाकी सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, इनको कंपेटिटिव बनाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 13.8% रही जब 2025 क्लोज हुआ। ये आपके अहाते में भी और ईस्ट एशिया में भी कम तरीन सतह है, जिसका मतलब ये है कि हम अपनी इकोनॉमी के हुजम का इन्वेस्ट कम कर रहे हैं। ईस्ट एशिया 30 से 35% कर रहा है। आप अपने घर में इन्वेस्टमेंट जो है, सेविंग्स जो है बढ़ा देंगे तो आपका घर बेहतर हो जाएगा। सर एक सर इसमें खाकान साहब एक ज़िमनी सवाल भी लीजिएगा। सर, अब ये 10% पर सुना है कि तवक्का है आने की, स्टेट बैंक अनाउंस करने वाला है, तो अगर ये 10% के ऊपर आ जाती है, उसके बाद सिंगल डिजिट की तरफ का इसका सफ़र शुरू हो जाता है, तो क्या हम ये तवक्का कर सकेंगे कि लोग बैंकों से सेविंग में जो फ्रीज अमाउंट है वो निकाल कर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर आएंगे? सो करेक्ट। देखिए ना, एक तो आपने इसका जो अक्कासी है वो ये देखिए कि अभी भी आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसने अच्छा बिहेव किया है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है कहाँ 40,000 पे थी, कहाँ 1,25,000। सो पाकिस्तान में एक ये ट्रेंड ज़रूर है कि अगर मैं बैंकों में अब पैसे रखूँगा तो मुझे 10-11% मिलेगा। तो मार्केट बिहेवियर, हालांकि पाकिस्तान की मार्केट सिर्फ 3 लाख की है, ये भी याद रखिए। मतलब एक 3 लाख इन्वेस्टर है ओवरऑल, एक्टिव तो शायद इससे भी बहुत कम होगा, और 25 करोड़ की आबादी है। सो हमने उस तरफ रागिब भी नहीं किया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो इनटू एसेट्स बियॉन्ड प्रॉपर्टी एंड रिस्क फ्री एसेट, जिसको आप बैंक का सेविंग्स रेट या कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हमने रागिब भी नहीं किया। हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है ना, जैसे मैं कहता हूं कि IMF ने आपको एक वक्त और स्पेस तो दिया है, पर ये सारे पॉलिसी फ्रेमवर्क्स जिसकी तरफ अभी आपने फॉर एग्जांपल इशारा किया, आपका इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ठीक होने वाला है।
both public and private sector investment have actually gone down in the last 10 years in Pakistan. इससे जो capital formation है वो 12% पे आ गई है, ये lowest है over the last 15 years जो हमने देखी है. So अब वक्त आपको मिल गया है कि आप इन पॉलिसियों को, और सबसे पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर को जो मुल्क एक्साइट नहीं करता वो एफडीआई लाने में हमेशा इसलिए मुश्किल होती है उसको, क्योंकि आपने जाना है, कहना है कि मेरा चैनल है. मैं बड़ी आसान एग्जांपल देता हूँ, मैं इसको compete करता हूँ पाकिस्तान में, ये एक अच्छा चैनल है, मैं ग्लोबली चाहता हूँ कि मेरी किसी से जॉइंट वेंचर हो जाए. उस जॉइंट वेंचर से एक इन्वेस्टमेंट आएगी आपके चैनल में, आपका चैनल लोकल की बजाय शायद मिडल ईस्ट में भी जाना जाएगा, सो आपकी रसाई होगी. That is, you are as a business my best point of contact to get a joint venture in Pakistan and excite. So domestic investor को excite करना, I think बहुत सी हुकूमतें दुनिया भर में एफडीआई की तरफ जाती हैं बगैर ये देखे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर कितना एक्साइट हो रहा है. और फिर एफडीआई कहाँ आनी है पाकिस्तान में, एफडीआई किस तरह हमने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए लानी है, ना कि हम ये करें इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, 45,000 मेगावाट बिजली लगी हुई है, लेने वाला कम है, रोड नेटवर्क पे बहुत बड़ा नुकसान एनएचए में हो रहा है, उस पूरे नेटवर्क को ठीक करने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है. एनएचए इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लॉस मेकिंग यूनिट्स इन द कंट्री. सो आपको ये सोचना है ना कि इस एसओई का जो मॉडल है जिस पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहे हैं, इसको दोबारा कैसे सोचना है, रेलवे को किस तरह ठीक करना है. ये है सारा इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क. हमने शरह सूद की बात की, हमने पाकिस्तान की डीरेगुलेशन की बात की, हमने एनर्जी. खाकान साहब, अगर मैं आपके इस पॉइंट के ऊपर ही एक सवाल जनरेट करूं कि सर ये जो एनएचए का मॉडल आपने कहा, रेलवे का मॉडल कहा, पीआईए का हमने हाल देखा, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिससे दुनिया फ़ायदा उठाती है. बिजली की के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जब भी इन चीज़ों के ऊपर हमने एक्सपेंशन की या इन्वेस्टमेंट की तो ये सोचे समझे बगैर की कि इसका आरओआई क्या होगा, इसका रिटर्न क्या होगा, हमने बस एक जज्बाती मामले में चीज़ों को दिखाने के लिए, कुछ थोड़े से कॉस्मेटिक तरीके से चीज़ों को बेहतर करने के लिए सारे काम किए, कभी ये नहीं सोचा कि इनका कोई मुनाफा भी हो सकता है. ये बात दुरुस्त है सर जो मैंने सोचा अभी? देखिए, जो कमर्शियल ओरिएंटेशन है इन दी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज इन पाकिस्तान, 170 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं. प्रोविंशियल चले जाएंगे तो वो अलग हैं. 71 मेन हैं, फिर उनकी 71 के करीब सब्सिडरीज हैं, फिर कुछ और अदारे मिला लें तो ये इतना फुटप्रिंट है. और सब में है, एनर्जी में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ट्रेड में है, कमर्शियल बैंक्स में है, इन लाइफ इंश्योरेंस में है, हर जगह मौजूद हैं. पर कभी भी हमने इनको भी कंपेटिटिवली नहीं चलाया. मसलन एक मिसाल देता हूं, हम अपने एसओईज को, हमारे 8-10 डिस्कोज है ना, आप ये कर दें कि यार जो नेपरा रेट देता है ना पाकिस्तान में लेस्को को, हेस्को को, मेपको को, वो रेट अप्लाई होगा. आप अपने लॉसेस कम नहीं करेंगे तो हम टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी देकर इस पूरे मुल्क के रेट को एक नहीं करेंगे, कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा. सो कहने का मकसद ये है कि एक हमने कंपेटिटिव बिहेवियर नहीं किया, दूसरा जो सारी इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बात आपकी दुरुस्त है, जो प्रॉफिट मेकिंग भी है उसमें भी हमने जाके ये जायजा नहीं लिया कि ये वाकई दुनिया से compete करता है ROE ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल हमारे OGDC, हमारा PSOs ये ठीक बिहेव कर रहे हैं, बट इनमें जाकर हमने ये नहीं किया. और तीसरी बात ये है कि हमने कभी भी इनमें जो C suite है, CEO, CFO, CTO, ये कभी भी उस पाई के हम लगाने में कामयाब नहीं होते. ये जनरली ट्रू है बहुत से ममालिक के लिए कि वो कभी भी C suite नहीं क्रिएट करते. बात ये है कि आपने पाकिस्तान का वो सेक्टर जिसमें आप बैठे हैं, पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर, पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर, ये स्टेट तहवील से निकाल कर आपने कमर्शियल ओरिएंटेशन में प्राइवेट सेक्टर में दिया. आज बड़ा कंपटीशन है आपके सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, डिलीवरी भी बेहतर हुई है. चलें, आप कह सकते हैं कि हमारा बैंकिंग सेक्टर शायद अभी उस पाई का नहीं बना, फिर भी चाहे आप इंस्ट्रूमेंट्स देखें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वी आर डूइंग ऑल राइट. बट जिस सेक्टर को, एनर्जी का पूरा सेक्टर आपने स्टेट कंट्रोल में रखा, रेलवे को आपने स्टेट कंट्रोल में रखा, पीआईए को आपने स्टेट कंट्रोल में रखा. आप हाल देख लीजिए, 835 अरब रुपया उठाना पड़ा है पीआईए को बेचने के लिए. 22 जहाज हैं यार. अभी भी
जो हालत है वो 24 साल पुराने जहाज हैं। हमने ना पीआईए को कमर्शियली ओरिएंट करके डिसीजन लेने दिए और फिर कई फैसले ऐसे किए जिससे एविएशन पॉलिसी भी सपोर्टिव नहीं थी। बात 3 चीजें होती हैं टू रन अ गुड इंस्टीट्यूशनल सेटअप इन अ कंट्री। पॉलिसी साजी हुकूमत कर रही हो, ऑपरेशंस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास हो, और एक कॉम्पिटिटिव मार्केट्स क्रिएट हो रही हो, और वो तीसरा यानी कि रेगुलेटरी एजेंसीज सिर्फ टैरिफ ना दे रही हो। पाकिस्तान में एक सिटी बीसीएम बनना था जिसमें एनर्जी मार्केट बननी थी। सर आखिरी मिनट है सर, अगर कंक्लूड कर दें सर काइंडली। जी देखिए, पाकिस्तान को एक अच्छी टाइम एंड स्पेस मिली है। 10 मई के वाक़े ने पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल नेशन का स्टेटस दिया है। दुनिया भर में डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान इज डूइंग वेल, बट इकोनॉमिकली आज भी जो फंडामेंटल इश्यूज हैं वो वहीं पे खड़े हुए हैं जो आज से कई साल से चल रहे हैं। जब तक इन मसाइल को हल करके कंपेटिटिवनेस, प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ये 4 नहीं हल करेंगे, जिसकी गुफ्तगू कम से कम होती है और सारी गुफ्तगू टैक्स पे चली जाती है, इनको हल नहीं करेंगे तो कभी भी एक्सपोर्ट बेस बढ़ेगी नहीं और दुनिया में बेचने के काबिल नहीं होंगे। और कोई ऐसा मॉडल नहीं है। डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। बहुत शुक्रिया खाकान साहब। सर थैंक यू वेरी मच। आज प्रोग्राम में वक्त महदूद था, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।